हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हम पढ़ने वाले हैं नया राइट यानी कि नया एक्ट, नया संविधान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार तो सबका होना चाहिए। और ये कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है, हम अभी तक बोल रहे हैं कि सबका शिक्षा का अधिकार है। गर्ल एजुकेशन की बात करी हमने और हमने अपना कि सबको 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात भी करी। वो तो कब आ गया था? 86 में ही आ गया था, अगर आपको याद हो तो। हमने जो हमारी एनईपी पढ़ी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर ही ये सब हमारा आ गया था। राइट। अब हम आज नया पढ़ने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके अंदर सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 1992 में आया था कि राइट टू एजुकेशन इनहेरिट इन राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, 1992 में आया कि राइट टू आपको इक्वालिटी है कि सबको सेम देखा जाएगा, और राइट टू लाइफ भी आया। ठीक है, फिर आया 2002 के अंदर उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट है ना वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि 1986 में हमारी एनईपी आई थी। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा स्टेट है, जो राज्य सरकार है, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी? हमें प्रोवाइड करेगी फ्री यानी कि मुफ्त और अनिवार्य एजुकेशन। ठीक है, सब बच्चों के लिए, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी, ठीक है, एजुकेशन को देगी यहाँ पर। ठीक है, इन सेम मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइंड बाय द लॉ, कि भाई उसी मैनर में जिसमें वो प्रोवाइड करना चाहती है। तो फिर उसके बाद क्या आया? हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। फिर 2009 में फिर वो आरटी एक्ट आ गया आर्टिकल 21A के द्वारा। ठीक है, अभी हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं। तो भैया ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये हमारी जो भारत की पार्लियामेंट है, उन्होंने 4 अगस्त 2009 को पास किया था पार्लियामेंट में। ठीक है, किस दिन पास किया गया था? 4 अगस्त 2009 को पास किया था। 4 अगस्त तो अब हमारा नेक्स्ट मंथ आएगी, राइट। तो इतने साल पहले वो आया था वहाँ पे। किस लिए आया था? कि वो क्या कहता था कि सबको, सभी बच्चों को क्या मिले? मुफ्त और अनिवार्य एजुकेशन मिले। कौन से बच्चों को? 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है, तो इसको और भी क्या बोला जाता है, जो मैंने अभी नाम लिया, राइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का अधिकार, ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। एक्ट का ही नाम ये भी, दोनों ये चीज़ें बोली जाती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि 6 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को हमने देनी है फ्री एजुकेशन इस एक्ट के अंदर। ठीक है, एनईपी में तो 14 साल तक आई थी, इस एक्ट के अंदर क्या आ गई? 18 वर्ष तक की आ गई। ठीक है, अब इंडिया उन 135 नेशन में से है कि जहाँ जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, हमारा ये कैसा है? हमारा अधिकार है। कैसा अधिकार? फंडामेंटल राइट, मौलिक, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, ताकि बिकॉज ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, बिकॉज उसके लिए उन्होंने लॉ बना दिया। ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, जिसको हम कहते हैं ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा? ये राइट टू एजुकेशन भी उनका जन्म से एक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, एक्सक्यूज मी, ये हमारा एक जो अधिकार है, एक मौलिक मानव अधिकार है। हर पर्सन को, ये कह रहे हैं सारे पर्सन जो कि 6 से लेकर 18 साल तक के हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, और उनके बीच में ना कोई भेदभाव नहीं करना। भेदभाव नहीं करना। किस किस बेसिस पे हो सकता है? कि कौन से, क्या उनका रेस है, क्या वो जेंडर है उनका, मेल है, फीमेल है, कौन से नेशन से आ रहे हैं, नेशनैलिटी भी कर सकती है, राष्ट्रीयता हो गई। ठीक है, कोई भी जाति, रेस मतलब जाति, ठीक है, या फिर हमारी कोई एथनिसिटी हो गई, जातीयता हो गई, या कोई भी राजनीतिक झुकाव के कारण हमें इसे चेंज नहीं करना है, ये चेंज नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ कि भाई ये है क्या। अब मैंने आपको बताया किस दिन आया ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2004 अगस्त 2009 को ये पास हुआ है हमारा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये कि कब हुआ है पास, 4 अगस्त 2009 को पास हुआ है। अब ये कहते हैं कि जो हमारा इंडियन जो भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल 21A है वो कहता है कि जो हमारी कहता है कि क्या नेसेसरी है फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 16 to 14 इन इंडिया। जो 21A है ना आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्लेन करता है कि हमें क्यों ज़रूरी है, ठीक है, एजुकेशन जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये एक्ट आया था, ये एक्ट कब से आया, देखो पास तो हो गया था ये 4 अगस्त 2009 को, बट लागू कब से हुआ, 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ। और ये इंडिया को ऐसे 135 नेशन की लिस्ट में ले आया जो कि एक एजुकेशन को मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट मानते हैं, ठीक है। अब फिर आ गया कि भाई ये बार बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं पॉइंट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें इन्हें एज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ना है, ये बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये क्या कहता है अब हमें कि ये इस्टेब्लिश करता है बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स, आउटलॉज द ऑपरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड अपोजेस एडमिशन फीस एंड चाइल्ड इंटरव्यूज़। ये कह रहा है कि भाई जो ये एक स्टैंडर्ड बना दिए कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो इसी उस पे चलेगी, इन्हीं स्टैंडर्ड्स पे चलेगी। ये कह रहा है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको हम लॉ के द्वारा पास नहीं कर रहे हैं। और क्या कह रहा है, एडमिशन फीस नहीं होगी उनकी कुछ भी, नो एडमिशन फीस रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, मुफ्त जहाँ आ गया मतलब फ्री है वो एजुकेशन, आपको एजुकेशन का अधिकार है, वो आपका मौलिक अधिकार बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि द वर्ड फ्री एंड कंपलसरी आर पार्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट टाइटल। ये कह रहे हैं फ्री एंड कंपलसरी तो उसके आर्टिकल का ही पार्ट है ना, तो इसका मतलब फ्री का मतलब मुफ्त, ठीक है। तो कोई भी बच्चे को कुछ भी पे नहीं करना, किसी भी फी चार्जेस या कोई भी एक्सपेंस जो कि उन्हें अपनी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से रोक सके, जो कि मतलब कि विद द exception of a child who has been admitted by his or her parents to a school that the relevant government does not finance। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया ये नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हो तो और कह रहे हो कि भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट है, फ्री में दो 14 साल तक, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कूल फाइनेंस करती है ना इस चीज़ के लिए, सिर्फ वही होगा ऐसा, सिर्फ वहीं आपसे कोई फीस चार्ज ये सब नहीं लिया जाएगा, कोई एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी, किसी चीज़ का चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करी जाएगी ताकि उनकी शिक्षा हो सके, ठीक है, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। लेकिन आप मान लीजिए आप तो प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं पेरेंट्स खुद उन्हें, तो वहाँ पे वो जो भी फीस चार्ज करना चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ रहा, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो ऑब्लिगेशन है कि भाई प्रोवाइड करनी है कि उनको देना ही देना है, उनको एंट्री देनी है, अटेंडेंस देना है और उनका बेसिक एजुकेशन तो ख़त्म करना होना चाहिए। तो ये किसने कहा कि ये गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ के मैंडेटरी है ये, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट के अंडर ये हमारा मैंडेटरी है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको मतलब वो मिले ही, कंपलसरी, ठीक है, अनिवार्य है उनके लिए कि उनको एजुकेशन, उनको शिक्षा मिले ही, ठीक है। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ कि ये तो मैंने समझा दिया, फीचर्स क्या क्या है इसके, ठीक है। फीचर्स ये हैं कि भाई अगेन 6 से लेकर 14 साल तक उनका वो करेंगे, हम किसी भी उस पर उनके भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, यानी कि हम उनके ऊपर कोई भी उनका क्या सोशल स्टेटस है नहीं, कौन सी कास्ट से आ रहे हैं उस बेस पे भी नहीं करेंगे,
ठीक है, क्या उनका जाति है, किस उससे आ रहे हैं, कौन से देश से आ रहे हैं, कौन से रीजन से आ रहे हैं, अगर हमारे देश से हैं तो कौन से रीजन से है, हम किसी भी बेसिस पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम उनको जो उनका अधिकार है एजुकेशन का वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है कि भाई प्रोहिबिट करता है स्कूल्स को कि आप कोई फ़ी नहीं लेंगे। ठीक है, आप अपने स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्क्रीन नहीं करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब कि उनको हटाएंगे नहीं। आप उनका टेस्ट तो ले सकते हैं कि ठीक है, ये जानने के लिए कि आपको किस लेवल का पढ़ाना है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, लेकिन आप इस लेवल ये टेस्ट नहीं कह के ले सकते कि इनका एडमिशन जो है वो टेस्ट के बेसिस पे होगा। वो कहाँ चलता है, वो अगेन प्राइवेट स्कूल्स में चलता है जिनको गवर्नमेंट फंड नहीं करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि भाई ये कहता है कि भाई नेबरहुड जो स्कूल्स है, एवरी स्कूल शुड हैव एक्सेस टू अ स्कूल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि हर जो बच्चा है उसके जो रीजनेबल डिस्टेंस मतलब कि आसपास ही एक ऐसा स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए जहाँ जाके वो फ्री यानी कि मुफ्त और अनिवार्य एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई ये कहता है 25% ऑफ द सीट्स इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स विल बी रिजर्व फ्रॉम द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। अब ये कह रहे हैं जो हमारे पिछड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, पिछड़ी हुई जो जाति है, SC ST OBC, इनकी इवन प्राइवेट में भी इनका आरक्षण होगा। कितना आरक्षण होगा, 25% का आरक्षण होगा, यानी कि रिजर्वेशन होगा। ठीक है, 25% जो सीटें होंगी वो किससे जाएंगी, SC ST और OBC वालों को जाएंगी। जो ये होता है RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये क्या कहता है कि भाई सभी स्कूल एक करिकुलम यूज़ करें। ठीक है, एक ही करिकुलम यूज़ करेंगे हम, ताकि कोई भी अगर आज बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो चेंज करना चाहे तो वो कर सके इजीली। हम उनको सेम ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं कि, और वो कहता है कि जो भी आपके टीचर्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मुफ्त और अनिवार्य तो करनी है बट क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए हमें अच्छे टीचर्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हमें उनके लिए अच्छे टीचर्स की भी ज़रूरत आएगी। और जो ये RTE एक्ट है ना, ये क्या कहता है, मिनिमम स्टैंडर्ड बना दिए कि इतना तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए, मतलब ये बिल्डिंग होनी चाहिए, ये क्लासरूम होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है, वॉशरूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठंडा मतलब ठंडा नहीं तो बट पीने का पानी साफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और क्या आ गया था इसके अंदर, इस समय पे ना मिड डे मील्स भी चल रही थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है, हमारे RTE का, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहला जो प्रोविजन आता है, ये कहता है कि जो चिल्ड्रन है ना 6 से लेकर 14 साल तक, वो फंडामेंटल राइट है, उनका मौलिक अधिकार है कि उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तो ये कब आया था, ये आया था 2002 में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था। कब, 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था। अमेंडमेंट मतलब उसमें कुछ चेंजेस करे थे हमने। तो जब हमने 86वां अमेंडमेंट लाया था हमारे संविधान के अंदर, तब हमने कहा था कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य एजुकेशन देनी ज़रूरी है। ठीक है, अब आ गया कि जो भाई ये राइट आया है ना, ये क्या कहता है कि हर चिल्ड्रन का अधिकार है कि उन्हें फुल टाइम एजुकेशन मिल सके और उन्हें इक्विटेबल क्वालिटी भी मिल सके। क्वालिटी भी ऐसी मिले एजुकेशन की जो हम दूसरे स्कूल्स, फॉर्मल स्कूल्स में जहाँ पे महंगी महंगी फीस है, उन बच्चों के साथ ये आगे चलकर लाइफ में compete कर पाए। हमें अपना युवा ऐसा बनाना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, इसके महत्व क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया हमारा 2009 के अंदर, उसके महत्व क्या है, क्यों वो आया था। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बार बार डिक्लेयर 3 चीज़ें वो हो रही हैं रिपीट। एक तो 6 से 14 साल के वर्षों के लिए, क्या के वर्ष के बच्चों के लिए
हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, ये एक तो मेन पॉइंट हो गया हमारा। मुफ्त एवं अनिवार्य एजुकेशन उन सबको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या करी कि 25% जो है आरक्षण होगा। ठीक है, 25% सीट्स होंगी रिजर्व। किसके लिए? पिछड़े हुए जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि हमारा एससी शेड्यूल कास्ट हो गया, एसटी जो हमारा शेड्यूल ट्राइब हो गया, या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया। ठीक है, इनका कौन से हो गए हमारे 25% इनका आरक्षण होगा। कहाँ पे? प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, और ये जो फ्री एंड कंपलसरी है ना, सिर्फ जो गवर्नमेंट, जहाँ से गवर्नमेंट फंडिंग के स्कूल्स जो है ना, जहाँ से जिन स्कूल्स को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, वही सिर्फ इसके अंदर हमारे इंक्लूडेड हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जो है ना कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको किसी भी बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, यानी कि उनमें किसी भी बेसिस के ऊपर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी रेस हो, कोई भी रिलीजन से हो, ठीक है, किसी भी जाति से हो, हम कोई भी उनके बीच में हमने नहीं करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं लेंगे उनके लिए, उनको हम देंगे ही देंगे। क्या देंगे? क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अधिकार है उनका, और मिलेगा उनको बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के। बट क्या प्राइवेट वाले ले सकते हैं? जी यस, प्राइवेट वाले ले सकते हैं। प्राइवेट वाले फीस भी ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फंडेड है, वो कोई फीस भी नहीं ले सकते उनसे। ठीक है, किसी भी एडमिशन फीस इंक्लूडेड, वो कोई एडमिशन फीस उनसे चार्ज नहीं कर सकते। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ये चिल्ड्रन है ना भाई, जो रिजर्वेशंस के, वो कास्ट और फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बेसिस पे हमने जो 25% का आरक्षण किया है, वो प्राइवेट स्कूलों में भी होगा। और ये कहता है कि भाई जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, जिनको गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आपको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, ना पब्लिक में बोल रही है ना उन्हें प्राइवेट में बोल रही है, वो ऑपरेट नहीं करेंगे। कोई डोनेशन नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगा, कोई हमारे छात्र का इंटरव्यू जो होते हैं आजकल वो नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी छात्रों के चाइल्ड इंटरव्यू भी नहीं होंगे। प्राइवेट के अंदर, मैं बार बार कह रही हूँ, प्राइवेट के अंदर हो सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिए, जो गवर्नमेंट जिनको फंड कर रही है, उनके अंदर हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कहता है कि भाई कोई भी बच्चा है वो पीछे नहीं रहना चाहिए, हेल्ड बैक, यानी कि उसको किसी क्लास में नहीं रोका जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा, और या फिर उसको बोर्ड एग्जाम पास करने का बोला जाएगा अंटिल उसका जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक शिक्षा है, वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, उसको हम मतलब कि उसको हम फेल नहीं करेंगे, उसको हम निकालेंगे नहीं, एक्सपेल नहीं करेंगे क्लास से, स्कूल से, और ना ही उसको कोई बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए दिया जाएगा प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा अलग है। प्राइमरी में हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, सप्लीमेंट्री एजुकेशन रिसीव कर सकते हैं ताकि वो अपने एज के बच्चों तक ठीक से पढ़ पाएं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एजुकेशन क्या हो गया? ट्यूशन। ठीक है, अब आ गया हमारा अचीवमेंट्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। इनके क्या अचीवमेंट थे? ठीक है, इनकी क्या उपलब्धियां थी? ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई जो इनका एनरोलमेंट रेट था ना, वो 100% था एनरोलमेंट रेट्स। ठीक है, नियरली, बिल्कुल 100% नहीं था, बट हाँ नियर था इसके। इंडिया हैज़ बीन एबल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम हो गया, हाँ है ना, वॉशरूम हो गए, टॉयलेट्स हो गए हमारे। ठीक है, हमारी लैब्स हो गई, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गया। ठीक है, ये सब क्या है? एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गई, वो सब डेवलप हुआ। आप ये मान रहे हो 2010 से पहले ये भी अच्छे से डेवलप नहीं था, इवन दो हमारी एनईपी के अंदर ये आए थे, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट होते होते 2010 हो गया अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होने में।
ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कि भाई हमारे एसर सेंटर के अकॉर्डिंग, एसर होता है एसर, एसर सेंटर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, सालाना जो स्टेटस देते हैं हमारा एजुकेशन का, उसकी रिपोर्ट में वो एक कहता है कि जो हमारे परसेंटेज ऑफ स्कूल्स है ना जो यूजेबल गर्ल्स रेस्टरूम के थे, वो यूजेबल मतलब जिनको हम यूज किया जा सकता है, ठीक है, वर्किंग में है, फ्लश वर्क कर रहा है, हर एक चीज़ें वर्किंग में है, क्लीन है, वर्क कर रही है एवरी चीज़, तो वो वर्किंग वॉशरूम है, वो डबल हो गए थे और 2018 तक 66.4% तक पहुंच गए थे। आप मान रहे हो 2018 तक भी सिर्फ 66.4% थे। हम लोग आज अपने आप को प्रिविलेज समझते कि हाँ ठीक है, प्रिविलेज नहीं समझते, हाँ ठीक है, क्लीन वॉशरूम होने ही चाहिए हर जगह, राइट, बेसिक चीज़ है। बट उस समय ये 2018 में जाके ये तो उससे पहले तक एक प्रिविलेज था बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। इन्होंने बोला कि 2018 में 66.4% स्कूल्स में बाउंड्री वॉल थी, ठीक है, उनके बाउंड्री वॉल थी, ठीक है, 13.4% पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि वो 13.14% बढ़े हैं प्रीवियस ईयर से, जो कि हमारा 2018 की बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे स्कूल्स थे उनके अंदर कुकिंग शेड्स आए थे, बुक्स मिली थी, टेक्स्ट बुक्स ज़्यादा मिली थी, तो ये सब आया था। अब इसके कोई लिमिटेशंस भी थे, जी हाँ, इसकी कोई सीमाएं वो भी थी, ठीक है। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि ये जो डेवलपिंग नेशन विद लार्ज पॉपुलेशन रेड्यूसिंग चाइल्ड लेबर, आजकल चाइल्ड अब तो कम हो गया है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हो गए हैं, बट तब चाइल्ड लेबर डेवलप हो रहा है, हमारा नेशन अभी पूरी तरह से डेवलप्ड विकसित नहीं है, विकास की तरक्की की ओर है, विकास कर रहा है अभी, ठीक है। तो उसके अंदर भाई चाइल्ड लेबर को रोकना बहुत मुश्किल है जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो। यहाँ पे तो ठीक है, अब आप चौल वॉल में देखेंगे, वहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, बच्चे खेती कर रहे हैं, राइट, तो वो भी क्या है उसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है टू एनरोल ऑल दीज चिल्ड्रन इन स्कूल बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूमरस गवर्नमेंट एजेंसीज। तो भाई ये जो बहुत डिफिकल्ट है, कितनी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आ गई, स्टेट डिस्ट्रिक्ट हर लेवल की, हर को काम करना पड़ेगा अच्छे से, तभी ये सारे बच्चे जाके उसके अंदर एनरोल हो पाएंगे, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। फिर बोल रहे हैं कि भाई अब क्या कह दो कि भाई टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है। भाई सबसे बड़ा प्राइमरी फॉ क्या हो गया कि भाई कौशल नहीं है उतना शिक्षक के पास। पहले के शिक्षक क्या थे, हाँ ठीक है, कितने मतलब कि बहुत कम लोग शिक्षक बनते थे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग को वहाँ जाना है जहाँ पैसा ज़्यादा है, एजुकेशन कम है। जब आगे एजुकेशन सबको नहीं मिल रही तो शिक्षा भी आगे कम जाएगी, है ना, लोग कम पढ़ेंगे। तो भाई टीचिंग के मेथड्स बहुत डिफरेंट थे, तो ये क्या है भाई काफ़ी ज़्यादा उनके कौशल में भी वो थी कमी। फिर बोलते हैं कि भाई जो हमारी प्रोविज़न है 12(1)(c) RTE लॉ का, राइट टू एजुकेशन लॉ का, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 25% आरक्षण रखेंगे, ठीक है। तो भाई अगर 25% आरक्षण रख रहे हैं वो, तो लोग इसका गलत फ़ायदा भी तो उठा रहे थे आरक्षण का, ठीक है, आज तक उठाते हैं कोई, बट हाँ ठीक है 25% अगर वो आरक्षण कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, प्राइवेट स्कूल में सीट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स उन सीट्स को भरने के लिए मतलब कि और जो सीट्स हैं जिनसे उन्हें बेनिफिट होगा वो सीट्स कम हो जाएंगी, राइट, ठीक है। फिर आता है कि भाई जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्लो एंड अनसर्टेन है, ये बोला उसने कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये धीरे है और अनसर्टेन है, मतलब कभी भी चेंज हो सकती है। किसने बोला ये, एसर ने, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ने बोला ये, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं थे, ठीक है, कौन से लड़कियों के लिए, SC ST ग्रुप्स के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं थे। ये इसकी बहुत बड़ी एक शॉर्टकमिंग थी, एक बहुत बड़ी बाधा थी उसके अंदर, उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सिंस भाई यूनिक नीड्स के लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि सबको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, बट हर कोई
कि अलग अलग नीड है, उसे हर कुछ अलग अलग पढ़ना है, हर तरीके से पढ़ना है, कोई स्कूल जा पाता है, कोई स्कूल नहीं जा पाता, ठीक है। तो उन तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, 100% एजुकेशन को कैसा पहुंचाया जाए हर घर तक, हर गली तक, हर छोटे बच्चे जो 6 से लेकर 14 साल तक के हैं उन तक भी तो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि आपके लिए फ्री शिक्षा अवेलेबल है, आप लीजिए। उन तक भी तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मतलब डिफ़िकल्ट है। और सबकी नीड्स को केटर करना, हर समुदाय की नीड है, हर बच्चे की नीड है, वो अलग है। तो हर एक स्पेशल यूनिक नीड को केटर करना भी बहुत मुश्किल है। फिर है कि भाई इनफ क्वालिफाइड टीचर्स ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया, तभी से अब हमारी NEP 2020 के अंदर मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि NEP 2020 के अंदर हमें टीचर्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया, ठीक है। जो ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया कि जो हमारे टीचर्स हैं, रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। अनुसंधान यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं ना वो अच्छे होने चाहिए। अगर वो सब पार टीचर्स होंगे तो स्टूडेंट्स भी सब पार बनेंगे। एंड अगर वो मतलब सब स्टैंडर्ड टीचर्स होंगे तो हमारे आगे के आने वाले जो जनरेशन है वो भी सब स्टैंडर्ड बनेगी, ठीक है। अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे, ठीक है। इसकी क्या आलोचना की गई कि भाई इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है, यानी कि जो कि हमारे आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं या फिर जो कमज़ोर वर्गों से आए हैं, ठीक है, वीकर सेक्शंस जो हो गए उनके, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनके साथ इन्होंने कहा कि भाई ये तो भेदभाव कर रहे हो, है ना, कि ये क्या भेदभाव कर रहे हो, ये तो आपने। और क्या हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो हेल्प लगेगी एक एक स्टूडेंट को ट्रैक करने में। तो भाई वो स्टूडेंट्स को ला ही नहीं पा रहे थे। 100% एनरोलमेंट लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो गवर्नमेंट है वो हर एक को नहीं ला पा रही थी। फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स कैन नॉट फिल आउट द एप्लीकेशंस एंड दस आर नॉट एडमिटेड, ठीक है। अब वो बोल रहे कि फर्स्ट जनरेशन, जो पहली जनरेशन ही पढ़ रही है, कोई और उनके आगे पीछे है ही नहीं, तो वो स्टूडेंट्स नहीं उनका एडमिशन हो पा रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसने किसके इम्पैक्ट को कम कर दिया, हमारे RTE एक्ट के इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। और इसके अदर मेजर क्या थे कि भाई प्राइवेट स्कूल्स ने कह दिया कि हम तो नहीं करेंगे एडमिशन अगर जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। भाई सम पेरेंट्स को बोला गया, कुछ पेरेंट्स को बोला गया कि आप पैसे दे दो, डोनेशन दे दो, आपके बच्चे का करा देंगे हम, ठीक है। स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम से करा लिया क्योंकि उन्हें जो एडमिशन प्रोसेस के उसके अंदर डिले मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है। अब इनको भाई कितना कितना फंडिंग मिला, क्या हुआ, ये देख लेते हैं कि इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया, कितने फंडिंग के साथ इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और ये आगे चल के मतलब कैसे बना वहाँ पर। तो भाई उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो इंडिया में है ना वो क्या कहता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कि आप लॉज बनाओ, ठीक है। तो भाई उन्होंने लॉ स्पेसिफाइज करे सेंटर के, मतलब हमारे कि क्या होंगे, राज्य सरकार के क्या होंगे, लोकल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है उसके कितने होंगे। तो ये सब के बारे में उन्होंने असाइन किया। उन्होंने आर्ग्यू किया, जो स्टेट्स थी, जो राज्य सरकार थी, कि भाई हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे को इतना आप पैसा तो दो, इतना बजट तो अप्रूव करो कि हम सबको एकदम गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि भाई नेसेसरी अमेनिटीज़ भी तो साथ में देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो साथ में बनना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा उनको चैलेंज फेस करने को दिखा वहाँ पर। उन्होंने बोला कि एक कमेटी फॉर्म होगी जिसके अंदर वो नीड्स देखेंगे। उन्होंने बोला कि 7.17 ट्रिलियन, ठीक है, 1.71 सॉरी 1.71 ट्रिलियन जो हमारे 5 साल के लिए नेसेसरी होंगे, किस लिए, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस एक्ट को लागू करने के लिए। उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने कहा 65-35 रेशियो होगा, 65% हम केंद्र को देंगे, 35% हम राज्य को देंगे, ठीक है। इस रेशियो में सेंटर एंड स्टेट्स में बटेगा और 90 और 10 ये नॉर्दर्न स्टेट्स में जाएगा, इतना ईस्टर्न स्टेट्स में
जाएगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स का इन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि भाई 2010 में उन्होंने रिवाइज किया इसे दोबारा से, और कितना ट्रिलियन बनाया, 2.31 ट्रिलियन बनाया, कि भाई सेंटर with the center increasing its share to 68%, which might obviate the needs for states to augment their education budget significantly. उन्होंने कहा कि भाई ये 65 से बढ़ाकर 68% कर देंगे या 70% तक सेंटर का, केंद्र सरकार का, जिसके अंदर जो हमारी स्टेट्स थी ना, ठीक है, वो अपना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती कि हमें इतना चाहिए, क्योंकि सेंटर के पास 70% तो सेंटर पे ही चला गया ना। इस वजह से 2011 में एक वो बनाया गया कि भाई राइट टू एजुकेशन जो है वो क्लास 10th तक मिलेगी एंड प्री स्कूल रेंज में, ठीक है। केब आया, वहाँ पर हमने पढ़ा था ना केब के बारे में, अगर याद हो तो, जिसे जिसे भी याद है वो केब का फुल फॉर्म लिखकर बताएगा मुझे कि वो फुल फॉर्म क्या है केब की, ठीक है। कमिटी असेसिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज चेंजेस, जो इसके भी चेंजेस थे उसको देखना, उसका मूल्यांकन करना। तो RTE एक्ट अगेन वेरी सिंपल, मेजर पॉइंट्स जो हमें याद रखने के हैं कि भाई 6 से 14 साल तक ये राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी और 25% आरक्षण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आता है, अब हमारा नया जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। डिसेबिलिटीज यानी कि किसी भी तरह के से विकलांग हैं वो, अगर RPWD एक्ट बोलते हैं, ये आया था हमारा 2016 के अंदर, ठीक है। विकलांग के लिए, विकलांग कैसे भी हो सकता है, आप देख रहे हैं, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, ठीक है। हम उनको किसी भी तरह से कोई भी उनके बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, सारे व्यक्ति एक समान है, फ्री हैं एंड इक्वल है। आप देख रहे हो राइट्स सबके लिए एक समान है, ठीक है। इसीलिए इनके लिए हमने नया एक्ट बनाया था। ऑल्दो ये हमारे इंडिया का नहीं है, लेकिन बस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये राइट्स के बारे में बात करें कि जो हमारे विकलांग भी हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब भाई हम एजुकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ये आया था हमारा डिसेबिलिटीज़ एक्ट, हमारा विकलांग लोगों के लिए स्पेशली जब ये एक्ट आया, तो इसका मेन मोटिव क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, हम सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। किसी के बीच में किसी डिसेबिलिटी, किसी विकलांगता के ऊपर उनसे हम कोई भी उनके बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे दिव्यांगजनों हैं उनके लिए मुख्य धारा के शैक्षणिक संस्थानों में समावेश और समान अवसर सुनिश्चित करना। समावेश यानी कि आरक्षण देना, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको इंक्लूड करना उसके अंदर, ठीक है। उनको सारे लर्निंग मटेरियल, उनको जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर आपको पता हो तो स्कूल में रैम्प्स होने लगे हैं, सीढ़ियों के साथ साथ रैम्प्स भी होने लगे हैं। क्यों रैम्प्स होने लगे हैं, हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत होने लगे हैं कि वो भी, ताकि हमारे स्कूल में आ सके, हमारे स्कूल में और बच्चों की तरह पढ़ सकें, इसीलिए ये भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और हमारी सुगम्यता मतलब एक्सेसिबिलिटी होनी उनके लिए। अब इसके हमारे मेन प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं कि इसके लिए मेन प्रोविजन क्या आते हैं। सबसे पहला कि भाई इसमें समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी भी स्टूडेंट्स को उनके, अगर वो विकलांग हैं या कोई भी डिसेबिलिटी है, किसी भी वजह से हम उनको शिक्षा का अधिकार देने से मना नहीं करेंगे, उनको लेंगे हम। टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उनकी नीड्स को केटर करने के लिए, यानी कि उनकी नीड्स को देखने के लिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, वो सब देखेंगे हम कैसे, इसके थ्रू ही हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि भाई इसका फिजिकल एक्सेस है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये रैम्स, लिफ्ट्स, अदर फिजिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, ये सब बनाएंगे। मैंने अभी बोला
ठीक है। एक्सेसिबिलिटी यानी कि उनको भी सुगमयता हो, वो भी आ सके स्कूल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, रैंप बनानी चाहिए या तो लिफ्ट होनी चाहिए उनके लिए, जो नहीं जा सकते उनके लिए तो एटलीस्ट होनी चाहिए। उनके लिए अब किसी किसी को राइटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो राइटर भी प्रोवाइड कर सके। तो इन सब चीज़ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करें, जो स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड करें, उनको भी एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाए, ठीक है। ब्रेल की बुक्स, ब्रेल जो होते हैं वो बेसिकली जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो सब ताकि समझ पाए इजीली हमारी बात को इजीली समझ पाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़े उठे हुए अक्षर होते हैं ताकि वो समझ पाए उसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन एंड कोटा। भाई उनके लिए भी रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण उनके लिए भी होना चाहिए, उनकी सीट को इनकी सीट रिजर्वेशन आरक्षण की बात करी, उनके लिए भी होते हैं ना, हायर एजुकेशन में भी होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के उसमें तो होते ही होते हैं, ठीक है। अगर जैसे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हों या आप गए हों देखे होंगे तो वहाँ पर उनके लिए ये सीट्स रिजर्व्ड हैं वहाँ पे, और उनको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि वो यूज़ कर सके उनको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम और क्या है इसके प्रोविज़न, इसके अंदर और क्या क्या उन्होंने प्रावधान दिए थे कि भाई स्पेशल स्कूल्स बनाए जाए, ठीक है। ऐसे स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएं जहाँ पे एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन मतलब कि जो एजुकेशन औरों को मिलती है, ठीक है, मुख्य धारा शिक्षा जहाँ संभव नहीं है उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाएं, ठीक है, ताकि उन्हें भी अच्छे से एजुकेशन मिल सके, ठीक है। उनको वही एजुकेशन मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, शिक्षा का अधिकार उनको भी है। किसी को हम डिसेबिलिटी, किसी भी उनकी विकलांगता के ऊपर हम उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, नो भेदभाव, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी बेस के ऊपर। और क्या है कि भाई उन्हें होम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, कि भाई उन्हें जो घर से, अगर वो घर से पढ़ना चाहते हैं तो भाई ठीक है, उनको घर जैसा माहौल दिया जाए, ऐसे स्पेशल स्कूल्स डेवलप किए जाएं। ये बेसिकली किस लिए होता है, या तो एक तो ब्रेल स्कूल्स बनते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं जो साइन लैंग्वेज में ही समझ पाते हैं, ठीक है। इफ दे कांट हियर दे कैन अंडरस्टैंड दी साइन लैंग्वेज। अगर वो साइन लैंग्वेज समझ जाए तो इसका मतलब क्या है, साइन लैंग्वेज का समझना कि भाई टीचर को भी साइन लैंग्वेज आनी चाहिए उस केस के अंदर, तो उसके लिए हमें स्पेशल स्कूल के रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर उन्होंने बोला कि भाई उनके लिए करिकुलम नया बनाया जाए, ऐसा नहीं कि वो भी वे सेम ही करिकुलम फॉलो करें, नहीं, उनके लिए ऐसा करिकुलम बनाया जाए जिसको वो इजीली फॉलो कर सकते हैं, उनको फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, मतलब कि टाइम हम उसे चेंज कर सके एग्ज़ाम को, ऐसा नहीं है कि हाँ यही ऐसे ही देना है, आपको इतनी देर के लिए बैठना ही है। अगर उनको कोई इशू है दे कैन नॉट, तो हम उनके लिए चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम अगर उन्हें चाहिए, कोई अगर स्लो है या उन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। स्क्राइब्स कौन होते हैं, मैंने बताया ना, जिनको राइटर की ज़रूरत पड़ती है, वो बोलते जाते हैं। बेसिकली ये दो केसेस में होता है, या तो उनके हैंड्स में कुछ है हो गया है, या फिर जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए भी होता है, तो वो बोलते जाते हैं सवाल का जवाब, एंड उस स्क्राइब्स जो होते हैं वो जो बोल रहे हैं उसको लिख देते हैं शीट के ऊपर, ताकि उनका भी हम मूल्यांकन कर सके और बच्चों की तरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई टीचर को ट्रेनिंग देनी है, हमने टीचर को कैसी ट्रेनिंग देनी है, हमारे जो टीचर्स हैं उनका कैसे परीक्षण करना है, उनको बार बार देनी है ट्रेनिंग, नियमित उनको ट्रेनिंग देनी है। किसके लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी है कि कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है, उनको वैसा कौशल हमने प्रदान करना है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया भाई कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको जो ट्रेनिंग है उनको स्पेशल कोर्सेज करने पड़ेंगे, ताकि उनको भी भाई, अब वो कोर्स करेंगे टीचर्स तभी तो वो आगे जाके पढ़ा पाएंगे, उसी के लिए यहाँ पे हमने बात करी है।
नेक्स्ट है कि भाई मॉनिटर करते रहना है, हमने निगरानी रखनी है और उनका ग्रीवियंस है, उनको शिकायतें हैं उनका भी निवारण करना है। ऐसी बॉडीज बनानी है जो क्या देखें कि कैसे लागू हो रही हैं, क्या लागू हो रही है, हमारी समावेशी शिक्षा कैसे लागू हो रही है, कि हमारी समावेशी शिक्षा है उसको किस प्रकार से लागू करा जा सकता है और कहाँ कहाँ क्या क्या इशू आ रहा है। ऐसे सिस्टम आए जाके उनकी कंप्लेन को हम रिजॉल्व कर सके। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि समावेशी शिक्षा को वो करे, प्रमोट करे। ठीक है, हमने ऐसा देखा भी है, जो कि करती भी है। उन्होंने क्या करा, एनजीओ के साथ भी वर्क किया है। कई सारे एनजीओज हैं जो समावेशी शिक्षा के ऊपर भी वर्क करते हैं। अब भाई उत्तराखंड के बारे में भी बात कर लेते हैं, हमारा पेपर उत्तराखंड का होने वाला है। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो इंश्योर करती है कि भाई आरपीडब्ल्यू एक्ट सब माना जा रहा है, उसका पालन हुआ जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मॉनिटर किया जाता है उसको, ठीक है, उस पर निगरानी रखी जाती है और उसको इम्प्लीमेंट, उसको लागू किया जाता है जो भी इनिशिएटिव आते हैं इससे रिलेटेड हमारे उसके अंदर। फिर आते हैं स्टेट में भाई जो स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके अंदर वो जो ये पीडब्ल्यूडी एजुकेशन जो हमारी होती है उसको वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 एक्ट्स पढ़े आज, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट और राइट टू पर्सन्स विद आरपीडब्ल्यूडी राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।